नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। शाम के 4 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और उत्तर प्रदेश की सियासत से आज की शुरुआत खबरों की हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासी पारा तेज था। उत्तर प्रदेश के रण में आज का दिन बेहद अहम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। नॉमिनेशन के बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की और इससे पहले सीएम योगी ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा की है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो गोरखपुर से ही 5 बार सांसद रहे हैं और इस बार पार्टी ने उन्हें गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है। तो ये आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अब 6 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। सिलसिलेवार तरीके से देखिए कैसे आज पूरा जो दिन था वो शुरू होता है पूजा अर्चना के साथ योगी आदित्यनाथ का, और उनके नामांकन में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जश्न मनाते हुए तस्वीरें भी सामने नजर आई। योगी के प्रस्तावकों की भी लगातार स्टेटमेंट सामने आते रहे और अमित शाह, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि इस नामांकन को सबसे ज्यादा भव्य बनाया जाए, वो मौजूद रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे आयोजन को किस तरह से बीजेपी ने एक बड़े ही कार्यक्रम के तौर पर प्रायोजित किया और जिसको करने में वो सक्सेसफुल इस लिहाज से हुई क्योंकि अमित शाह से लेकर तमाम वो नेता यहां पर मौजूद थे जो योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को बड़ा बना सके। इधर सीएम योगी ने नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कहा कि बीजेपी इस बार इतिहास दोहराने जा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 पार कर रही है। 2017 से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और मंच से अमित शाह ने कहा कि पूर्वांचल जो कभी माफिया का गढ़ होता था, आज योगी जी ने उसे माफिया मुक्त करने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से
हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर। गोरखपुर में आज अमित शाह ने दोहराया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस बार फिर 300 पार करेगी। यही सवाल हमने वहां मौजूद लोगों से पूछा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। प्रदेश का युवा, नौजवान, किसान सब तैयार है 300 पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। पूज्य महाराज, निश्चित तौर पर मैडम जी, पूरा प्रदेश, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश 300 के पार खुश है। और हमारे निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार 300 पार निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। गरीबों के लिए मोदी जी ने सब कुछ दिए, रोटी, कपड़ा, मकान, यही गरीब के लिए जरूरी है। विश्व की आत्मा मोदी जी है। 90% खुश है, 90%। अच्छा है, तो लगता है 300 पार हो जाएगा जो ये संकल्प है। 4,000 ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता इस बार जो है पूज्य महाराज जी की सरकार नेतृत्व में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री लाएंगे। यूपी में हम भैया भगवा पहनाएंगे। यूपी में हम भैया भगवा पहनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाएं गीत गाती नजर आईं। गोरखपुर की महिलाओं में कितना जोश है सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन को लेकर, आइए उनसे खुद ही हम जल्द जान लेते हैं। बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा, बहुत। इसलिए भगवा रंग में रंगी नजर आ रही हैं। एकदम सभी लोग भगवा वाले हम लोग हैं ही। भगवा में हम लोग रंग गए हैं। बाबा के रंग में हम लोग रंगे हुए। तो कौन कुछ गाकर सुनाने वाला था? कह रहे थे कि जरा कुछ खास गाना भी यहाँ पर होने वाला है। मोहर कमल पे अब की लगाएंगे हम, बाबा योगी को विजयी बनाएंगे हम। बाबा योगी के विजयी बनाएंगे हम। मोहर कमल पे अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। सजा दो कमल खिलाएंगे। यूपी में फिर से वो भी कुछ गाना चाहती है, जल्द उनका भी सुन लेते हैं। क्या वो कहना चाहती हैं? सजा दो गोरखपुर को यहाँ श्री राम आए हैं। अच्छा, खुश है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, गोरखपुर के तो कण कण में आप लोग कहते हैं कि योगी का गोरखपुर है। गोरखपुर के कण कण में नहीं है, पूरे प्रदेश के कण कण में है। और ये पूरे प्रदेश जाग चुकी है। इनकी विजय सिर्फ मात्र शक्ति की वजह से होगी। और इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अखिलेश यादव पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। संजीव बालियान ने कहा कि बीजेपी केवल विकास की बात करती है। साथ ही दावा किया कि इस साल यूपी में योगी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैसे देखते हैं? एक और उनका नॉमिनेशन है, दूसरी ओर अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि लगातार बांटने की राजनीति हो रही है। देखिए, वो 5 बार वहाँ से सांसद रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद विधायक बनने का उनका निश्चित है और हमें ध्रुवीकरण की आवश्यकता नहीं। हमने काम किया। अखिलेश को सोचना चाहिए, अगर ध्रुवीकरण ना हो तो उसे कोई वोट नहीं मिलेंगे। जो वोटें उसे मिल रही हैं वो उसके ध्रुवीकरण के आधार पर मिल रही है। अगर आज वो मुस्लिम समाज की वोटों के ऊपर दावा करते हैं तो अगर सड़कें अच्छी बनी तो सबके लिए, अगर बिजली मिली है 24 घंटे तो सबके लिए, जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो गई हैं सब गरीबों के लिए गई है, ना जाति देखी है ना धर्म। तो ध्रुवीकरण के राजनीति तो अखिलेश यादव उसी के ऊपर जिंदा है। अगर ध्रुवीकरण ही समाप्त हो जाएगा अखिलेश के लिए तो उसे वोट कौन देगा? भाई कोई बहुत बड़ी देश की सेवा या प्रदेश की सेवा के लिए तो है नहीं। वो तो परिवार की पार्टी है। 5 सांसद हैं, 5 साल विधायक बन जाएंगे, बाकी जिले बांट लेते हैं वो लोग आपस में कि इस जिले को आप देखोगे, इस जिले को आप देखोगे। तो उनकी राजनीति तो लूट की राजनीति है बेसिकली। कोई प्रदेश के हित की राजनीति तो समाजवादी पार्टी की है नहीं। ये बताइए कि अब लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। जयंत चौधरी भी साथ में हैं, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, सब लोग ये कहते हैं जयंत बाबू को आगाह कर रहे हैं। तो ये जयंत बाबू को आगाह करने का जो कदम है, आप ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति में सब अपनी बातें कहते हैं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि वोट किसी को तो वोट तो अखिलेश को जाएगी। भाई चुनना किसे है? एक विधायक कोई परिवर्तन नहीं ला सकता प्रदेश में। परिवर्तन तो मुख्यमंत्री लाएगा। प्रदेश कैसे चलना है तो मुख्यमंत्री तय करेगा। तो हमारा उम्मीदवार है योगी आदित्यनाथ, उनका उम्मीदवार है अखिलेश यादव।
अगर कोई भी वोट डालेगा, चाहे वो लोकदल को वोट डालो, जाएगी तो अखिलेश यादव को। तो ये तो सबको समझाना हमारा फर्ज है, कहने का भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चाहते हो या नहीं चाहते। और इधर नोएडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी वोटरों से रो रो कर वोट की अपील कर रहे हैं। सुनील कह रहे हैं कि इस बार वोटर तरस खाएंगे और उन्हें वोट करेंगे। सुनील 2 बार नोएडा से हार चुके हैं। न्यूज़ 18 ने सुनील चौधरी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सुनील चौधरी हमारे साथ है, जो कि नोएडा से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील जी, क्या कहना है आपका, क्या माहौल दिख रहा है? सबसे पहले माहौल मुझे अच्छा दिख रहा है। अब की बार लग रहा है कि किसान का बेटा विधानसभा में जाएगा। मैं 15 साल से इन लोगों के बीच हूँ, सारे सुख-दुख में इनके साथ रहा हूँ। चाहे कोई भी काम हो, मैं हमेशा इन दरवाजे पर आऊँ। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं इनके लिए लड़ता रहा हूँ हमेशा। जहाँ भी इन्हें बुलाया, मैं आंदोलन में भी गया, जेल भी गया इन लोगों के लिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब की मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ। 2 बार हारा, हिम्मत नहीं हारा। अब की मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इन्हें पता है ये बेटा इनके लड़ेगा। वो राजा का बेटा है, मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं आपकी हिम्मत नहीं हारूंगा। और मुझे उम्मीद है कि नोएडा वासी, गाँव वासी मुझे मौका देंगे। योगी के खिलाफ गोरखपुर में चंद्रशेखर चुनाव मैदान पर उतरे हैं। वो आज पश्चिम यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने चंद्रशेखर से बात की है। योगी से गोरखपुर में मिलने वाली टक्कर पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कैसे मैनेज करेंगे? गोरखपुर बड़ी सीट, बड़ा चुनाव, बड़ी चुनौती, और पूरे इस बेल्ट में भी आपको प्रचार करना है। ये जनता जो है ना, 5 साल हम लड़े हैं सड़कों पे, ये जनता हमारा काम जानती है। और बहुत बड़ी यूनिट है हमारे पास। आज बाबा जी को शुभ मुहूर्त, इतनी फौज की उतारनी पड़ी, क्योंकि बाबा जी को पता है कि हार रहे हैं। आप जितना भी धन तंत्र, सत्ता बल जितना भी लगाना है, अब वो ज्यादा क्या कर सकते हैं। वो आप कह रहे हो गोरखपुर सीट से हार रहे हैं बाबा? पहले नहीं हारे, उपचुनाव में नहीं हारे। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो ज्यादा से ज्यादा मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा सकते हैं। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ नॉमिनेशन कैसे कराना। मैं पूरा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चल रहा हूँ। अब बाबा जी के पास एकमात्र विकल्प है, चुनाव आयोग को मैनेज करके किसी तरह से सत्ता के दुरुपयोग से मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने का वो प्रयास कर सकते हैं। मैं हटूंगा नहीं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप, और कितना आपको उम्मीद लग रही है? कितना, क्योंकि अब वो गठबंधन की बात तो बहुत पीछे जा चुकी। अब कितनी सीटों पर लड़ रहे हो, कितना आप दावा कर रहे हैं जीत का? जिनके लिए 5 साल लाठियां खाई, जेलें काटी, मुकदमे झेले, जिनके लिए संघर्ष किया, उनसे गठबंधन कर लिया है। और उनसे ये अपील की है कि आपने सबको देखा, कोई ऐसी पार्टी जिसकी सरकार 5-5 साल ना रही हो, अगर आपकी जिंदगी बदली हो तो उन्हें वोट दे देना, और अगर ना बदली हो तो अपने बेटे भरोसा कर लेना, और फिर देखना कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन। पंजाब के अवैध माइनिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने भूपेंद्र सिंह हानी को पूछताछ के लिए जलंधर ऑफिस में बुलाया था। करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल के बाद मोहाली कोर्ट में भूपेंद्र को पेश किया गया। ईडी की छापेमारी में भूपेंद्र के ठिकानों से कीमती सामान और नकदी बरामद हुई है। इस छापेमारी में ईडी को करीब 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली थी। उसके अलावा 21 लाख रुपए से ज्यादा का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल की चोर दरवाजे से मदद कर रही है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई घंटे की पूछताछ की गई है और उसके बाद किस तरह से उन पर कार्रवाई हुई है। दरअसल चन्नी के भतीजे पर यह पूरी कार्रवाई ईडी की हुई है। छापेमारी का अभियान चलाया गया है। करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ ईडी ने की है। भूपेंद्र सिंह को उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल के बाद मोहाली कोर्ट में भूपेंद्र को पेश किया गया और ईडी की छापेमारी में भूपेंद्र के ठिकाने से बहुत ज्यादा महंगे सामान और कैश बरामद होने की जानकारी। और ये जो पूरा छापा हुआ है उसमें ईडी को करीब 10 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। भतीजे की गिरफ्तारी पर चरणजीत सिंह चन्नी की पहली प्रतिक्रिया आई है। चन्नी ने कहा है कि कानून अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं। और वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्षी दलों को धमकाने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बहुत बार कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं इनका दुरुपयोग, एक मिनट बात कर रही हूँ मैं उनसे,
इनका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। दूसरे जो उनके विपक्ष के नेता हैं उन पर प्रेशर डालने के लिए। तो ये कम से कम चुनाव के वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल अरेस्ट है और इलेक्शन में डराने के लिए और तबाह और तंग करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। अगर किसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था 4 महीने 5 महीने, आज एक दिन में तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये पर्पसली कर रहे हैं, डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं। भूपिंदर हनी का नाम लेकर आप 20-25 जगहों पे जाकर के आप रेड करते हो। आपने कोई पैसे पकड़े की वीडियोग्राफी की हो, आपने कहीं दिखाया हो कि ये देखो हमने पैसा इनसे पकड़ा है। आप कहां से पैसा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके दिखा रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपने बदलाखोरी की भावना से ये कार्रवाई की है। मैं बस यही कहूंगी, जब केंद्र सरकार पे आंच आती है तब ईडी की जांच आती है। तो आईटी, ईडी, सीबीआई और जो भी उनके एजेंसीज हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल कर विपक्षी दल नेताओं को के घरों पे छापे मारती है, स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल है कि कहीं इनके हाथ से सत्ता छूटती तो नहीं जा रही है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे ही कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे सिमरन शर्मा और अब्दुल कादिर इंदौरी से। आइए देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आज इस मंच पर भी खेल जगत से कुछ ऐसे जिद्दी और जिगर वाले यंग जीनियस आएंगे और हमारे इस एपिसोड को एक बहुत ही खास एपिसोड बनाएंगे। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुल्सआई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। जब वो सिमरन 9 महीने की थी तब हम लोगों का एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि सिमरन की मेजर स्पाइनल कोर्ड सर्जरी हुई थी एंड आफ्टर दैट शी वाज पैरालाइज्ड। मेरा ड्रीम है कि मैं 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जो अपने जुनून से संभव और असंभव के बीच का फर्क मिटा दे, जो अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को बदल कर दिखा दे, ऐसे हैं हमारे अगले जीनियस। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। आप लोग जो भी करते हो वो सब मैं अपने पैरों से, जैसे कि लिखना, साइकिलिंग, लैपटॉप चलाना, टैबलेट, फोन, ये सब मैं पैर से कर लेता हूँ। एक बात बताइए अब्दुल, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तब आप कितने साल के थे? 7। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब मींस गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते। बस जो काम हाथ से कर रहे हो पैर से करो।